इडली की चटनी में प्रोटीन डाली थी। yes, I saw that. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर वारिंदर गुमन जी आए थे पूना में गेस्ट शो के लिए, और नेक्स्ट मैं वो कंपटीशन जीता जिसमें वो गेस्ट शो करने के लिए आए थे, तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ सतीश शुगर क्लासिक के लिए, नेशनल के लिए, और वहां पे वो कंपटीशन खेलने वाले थे। तो ये बंदा हमारे साथ बस में मैं देख रहा हूँ इडली खा रहा है कंटिन्यूस इडली, और प्रोटीन भी उन्होंने ऐसे इडली की जो चटनी थी उसमें पानी में मिक्स करके उसमें प्रोटीन डाल के, और ही वाज डिप्लीटेड। मैं आप पानी, आपको वाटर कंट्रोल करना है, चटनी में तो पानी है, आप कहां से खाओगे, राइट? ही इज वेज बॉडी बिल्डर, राइट, करेक्ट, ही इज 100% वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। सो मैंने वो स्कूप्स देखे, इट वाज अनबिलीवेबल, 2-3 स्कूप कोई बंदा कैसे खा सकता है एक समय। सो ही वाज ह्यूज एट दैट टाइम, ही वाज 116 और 18 kgs ऑन स्टेज। मजे की बात ये है, ही वॉज डिप्लीटेड, और पुणे के बंदे जिनका फैट परसेंटेज डाउन है, उन्होंने इनको देख के उन्होंने वहां पे उतरते ही साउथ में इडली और डोसा खाना स्टार्ट किया। और नेक्स्ट डे कंपटीशन में पुणे का हर एक बंदा वाटर छोड़ रहा है, बॉडी पूरा ऐसे फ्लोटेड है, एंड गुमन जी ही वाज वेरी रिप्ड एंड फुलनेस पूरा एकदम। बेसिक सी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है कि बच्चे को जब डॉक्टर लॉलीपॉप देता है या चॉकलेट देता है इंजेक्शन डालने से पहले, तो बच्चा उस पर भरोसा ज्यादा करने लगता है। सो बॉडी बिल्डर भी किसी ना किसी स्टेज पे, स्पेशली जब वो प्रेप के अंदर है, लाइक कोर प्रेप के अंदर है, तब तो उसका माइंडसेट एकदम नाजुक है, कोई भी चीज अफेक्ट कर लेती है, ओवरथिंक हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर मैनेज करना एक डॉक्टर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिफोर एनीथिंग। यार मैं डॉक्टर होके अगर मैं साइड इफेक्ट फेस कर सकता हूँ, ऐसे कितने लोगों को साइड इफेक्ट्स होते होंगे? अगर ऐसा होता तो कार्डियोलॉजिस्ट कभी हार्ट अटैक से मरता ही नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट। आज के एपिसोड पे हमारे एक बहुत बड़े फैन ने, कम्युनिटी मेंबर ने, जो लोग हमारा कम्युनिटी फॉलो नहीं करते, प्लीज़ गो चेक द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आकाश सिंह है उनका नाम। उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे नाम सजेस्ट किए थे हमें, जिनसे हमें बात करनी ही चाहिए, और एक ऐसा नाम तो वो पुश ही कर रहे थे और बाकी लोगों ने भी उसके बारे में बहुत बात किया, और वो गेस्ट आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर प्रशांत मदाने पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? अच्छे से हैं? हेलो मिर्जा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से आपकी कंटेंट देख रहा था और मुझे पहली बार क्लिक हुआ कि मैंने आपको कहाँ देखा। तो मैंने एक फ़ोटो देखी थी। मैं टोनी ह्यूज का बहुत एक बड़ा फ़ैन हूँ। तो जिस तरीके से वो अपने यू नो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपनी कंपनी चलाते हैं, अपनी कम्युनिटी उन्होंने वैसे बनाई। उनका फिर लियो लॉन्जेविटी के साथ आपकी एक फ़ोटो थी जो रिसेंटली गुजर गए। बट जब मैंने आपकी फ़ोटो उनके साथ देखी, मैंने बोला कि भाई यार, ऐसे लोगों के साथ ये बंदे ने फ़ोटो खींची है कि मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए इसके पीछे। तो आप पहले उसके बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हु इज़ डॉक्टर प्रशांत मदाने, और थोड़ा सा अगर लियो लॉन्जेविटी के बारे में और इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, सो दैट वुड बी गुड। ओके, सो पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने फोटो खिंचाने के इंटेंशन से वो फोटो नहीं क्लिक हुई थी। आई वॉज इन्वाइटेड बाय डॉक्टर टोनी ह्यूज टू थाईलैंड जस्ट फॉर हीज पॉडकास्ट। आपने उनके यूट्यूब में मेरे वीडियो शायद से नहीं देखे, तो आप एक बार उनके वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे रिगार्डिंग हेयर लॉस और बाकी फेक जीएच, इस 2 टॉपिक के ऊपर वीडियोस हमने बनाए, और काफी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए, वो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। सो मैं लियो से पहली बार वहीं पे मिला था, उनके घर में। लियो इज टू स्टे ऑन फर्स्ट फ्लोर, और अनफॉर्चुनेटली नाउ ही इज, अभी उनकी डेथ हुई है। बट बिलीव मी, आई हैवंट सीन समवन हु इज सो इंटेलेक्चुअल एंड टैलेंटेड लाइक हिम। पहली बार मिलने पे ही मैं इतना इम्प्रेस हुआ था। he was an Arab guy, and he knew so much about Indian history. मतलब इंडिया में साउथ इंडियंस आर द्रविडियंस, नॉर्थ ये आर्यंस, ये यहाँ से वो बंदा मेरे को इंडिया के बारे में हिस्ट्री बता रहा है। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग। और उसके ऊपर से देन वी एक्चुअली वी वेंट टू डार्क फॉरेस्ट करके एक जगह है। So I'm not so fond of Pattaya's nightlife and all. So
आई सेड मुझे ऐसी जगह पे जाना जहाँ हम शांति से बात कर सकते हैं. सो वी वेंट टू डार्क फॉरेस्ट. एक अच्छा आउटस्कर्ट में रेस्टोरेंट है. तो वी वर देयर फॉर 5-6 आवर्स आई गेस. सो काफी सारी बातें हुई रिगार्डिंग पीईडीज एंड ही वांटेड टू मेक अ वीडियो on this termin and AMP with me. Leo was interested. So ये भी हमारी बात हुई थी and I offered him कि why don't you start this thing courses with me. So he said he was interested, but he said right now I'm earning enough just by doing video consultation. जी I guess if I'm not wrong, he used to charge $1,000 for 1 hour's video consultation. That is भाई साहब. हाँ. So ये हुई थी बात. सो दुबई एंड एवरीथिंग वी वर प्लानिंग फॉर. काफी सारी चीजें हुई थी और जी जो हुआ मतलब वी डोंट नो. बहुत सारे रीजन आ रहे हैं. आप उनके ऊपर जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके यूट्यूब कमेंट्स में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ रही है. कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है. बट मुझे ऐसे लग रहा है कि समथिंग कोई बड़ा गहरा राज है इसमें. सो विच शुड कम आउट आफ्टर ऑटोप्सी, जो कि अभी आ ही जाएगी. आई गेस अनदर 15-20 डेज में ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाएगी. सो सभी बातें क्लियर हो जाएगी. एनीवेज, सो अबाउट मी, मैं 2008 में पहली बार मिस्टर मेडिको बना. मिस्टर मेडिको एक ऐसी कंपटीशन है जो इंडिया के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है. और बिलीव मी काफी तगड़ी कंपटीशन होते हैं पूना में विजय मेडिकल जहाँ पे. और खास करके वहाँ पे डोमिनेंस आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का रहता है. उनके प्लेयर्स काफी तगड़े रहते हैं, जो कि पूना में ही है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज. सो हमेशा कभी वो ट्रॉफी उस कॉलेज से बाहर नहीं निकली थी. आई वाज द फर्स्ट वन जो मेरी यूनिवर्सिटी में जीत के वो ट्रॉफी लेके गया था. सो वहां से मैंने बॉडी बिल्डिंग सीरियसली लिया. बीडीएस मतलब आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन होने के बाद मैंने फेशियल एस्थेटिक्स हुआ, ये बाकी सारी बहुत सारी चीजें ट्राई की. बट कहते हैं ना, जहाँ पे आपका पैशन हो आपने वहीं पे जाना चाहिए. मेरे लिए फॉर मी लाइफ वाज इजियर देन दिस. बस एक सेम जहाँ से मैं पास आउट हूँ वहाँ पे मेरे को लेक्चरशिप ऑफर हुई थी. फिर उसी के साथ एमडीएस करने का भी ऑफर था आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर खुद का क्लिनिक सेट करने के लिए भी मुझे अच्छा खासा बैकअप था. बट मैंने वो सब मना करके जस्ट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट फिटनेस, मैंने फिटनेस की तरफ अपना पूरा ध्यान दिया. आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन 2010. मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे खेला. सतीश शुगर क्लासिक जो इंडिया का सबसे अच्छा कंपटीशन नेशनल लेवल का माना जाता है, वहाँ पे भी मेरा प्लेसिंग है. और मिस्टर पूना आई गॉट कंपेयर्ड 3 times फॉर टाइटल. 80 kg में हमेशा विनर रहा और टाइटल के लिए कंपैरिजन हुआ. और इन 2017 17-18 यू कैन से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस IHFF ओलंपिया, जो कि मुंबई में हुआ था. तब संजय मोरे जी के साथ इनका एसोसिएशन था और वहाँ पे मेरे को वो कंपटीशन खेलना था. और कुछ मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा था. मैंने एक सप्लीमेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र. 2-3 सब कंपनीज थे और उसमें मेरा स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब थे, पीईडीज का यूज था और बाकी सारी चीजें थी. मुझे थोड़ा कार्डियोमायोपैथी जो बोलते हैं वो मैंने फेस किया. एंड जब मैं डॉक्टर के पास गया जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आपको पॉज करना चाहता हूँ. थोड़े जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक्सप्लेन अगर आप कर सकें कार्डियोमायोपैथी होती क्या है. सो जस्ट शॉर्ट. कार्डियोमायोपैथी इज इज हार्ट कंडीशन जहाँ पे आपका हार्ट में एक तरीके से इंफ्लामेशन या ब्लड सप्लाई सही से नहीं होना, या फिर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन आ जाता है. मतलब जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी बहुत डाउन आ जाती है. इट कैन बी पैथोलॉजिकल और एज रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी. उसके बहुत सारे टाइप्स है कार्डियोमायोपैथी के. ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स आते हैं. सो मेनली LVH मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो था वो मैंने फेस किया. और वहाँ पे पुणे के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है वो मुझे ट्रीट कर रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी रीजन नहीं था ये क्यों हुआ. सो उन्होंने मुझे जो नॉर्मल ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि ही सेड यू कैन नॉट even walk for next 3-4 months. After 3-4 months you can start walking and
वेट ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आई ओह सेड ऐसे गॉड। तो बिल्कुल नहीं होगा कि मतलब कुछ तो आपको रीजन ही नहीं पता तो आप ऐसे कैसे बोल सकते। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन माय ओन। सो मुझे पता चला कि फिर मैंने जो एग्जैक्ट पाथवे होता है वो ढूंढ के निकाला और उसी पर से मैंने कुछ चीजें खुद से अपने ऊपर ट्राई की। एंड यू वोंट बिलीव माय इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी रहता है, इजेक्शन फ्रैक्शन इट शुड बी मिनिमम 60%, एंड माइन वाज एग्जैक्टली 37, मतलब हाफ से थोड़ा ऊपर। ओह माय गॉड। सो आई वाज इन हार्ट फेलियर्स कैटेगरी। और लेकिन एक महीने 45 डेज के अंदर, 45 टू 50 डेज के अंदर मैं फिर से कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, जो मैंने खुद के सप्लीमेंट्स ट्राई किए, एंड माय इजेक्शन फ्रैक्शन वाज बैक टू नॉर्मल 60। वाह। So he was surprised and he wanted to take credit for this. देख मेरे वजह से तू बचा। So बट ऑब्वियस सीनियर है तो उनके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने बोला सर बहुत सही आपने बचाया। मैंने उनके पैर छुए, मैं बाहर आया और मैंने अपने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया जो कुछ मेरा फॉर्मुलेशन था। और फिर मैंने इंडिया में काफी सारे लोग ढूंढे जिनको सेम प्रॉब्लम से जो सफर कर रहे थे और उनमें भी सेम वही रिजल्ट्स आए। ये यहाँ से शुरुआत हुई मेरी, यार मैं डॉक्टर होके अगर मैं साइड इफेक्ट फेस कर सकता हूँ, ऐसे कितने लोगों को साइड इफेक्ट्स होते होंगे। और मैं तो चलो मैं अपने मेरे इंटेंशंस काफी प्योर है, जो है वो दुनिया को पता चलना चाहिए, नहीं कि दबा के रखो। अच्छा इसे साइड इफेक्ट हुए तो इसके पास तो कोई नहीं आएगा। अगर मैंने बोला अगर ऐसा होता तो कार्डियोलॉजिस्ट कभी हार्ट अटैक से मरता ही नहीं। बराबर है ना? दुनिया में करेक्ट। ऐसे नहीं है कि अगर आप कोच हो तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ट्रू। थिंग इज, आप जो कोच क्यों हो, आप किसी के मिस्टेक से, आपके खुद के मिस्टेक से कोई चीज सीखते हो और उसका रीजन ढूंढते हो, देन दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड कोच। और वही मिस्टेक्स आपके स्टूडेंट्स ना करें, ये आप ध्यान देते हो, राइट? उस वो बात ध्यान में रखते हुए फिर मैंने लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया कि आप कैसे अपने आप को साइड इफेक्ट से बचा सकते हो। दैट वाज माय मेन कंसर्न व्हेन आई केम टू इंडस्ट्री। आफ्टर 2014-15 में इंडस्ट्री में था ही नहीं मैं। आई केम I started using Insta in 2020, मतलब प्रोफाइल बनाया था 18-19 में, बट आई वाज नॉट एक्टिव। जब कोविड में लोगों को मुझे बताना था कि बॉडी बिल्डर शुड नॉट गो फॉर वर्कआउट व्हेन देयर इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज। सो आई वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया हु सेड कि आप कंपटीशन मत कराओ। मेरे वजह से लोगों का नुकसान भी हो गया, लेकिन दैट वाज राइट डिसीजन। इवन नाउ आई कैन से दिस, वाह। क्योंकि लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे कि उनके बॉडी बिल्डर की इम्यूनिटी डाउन होती है। करेक्ट। जब मैंने बोला, जब बाकी के सब लोग आए, तब इनफैक्ट तब तक काफी सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो भी गई थी, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर तो है जिनको मैंने खुद बचाया है। उनके वीडियोस भी अगर आपने देखे होंगे। वाह। जी मैंने बहुत इसी के बारे में आपका सुना कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है थी इसके पीछे, एंड जितना ही आपका अवेयरनेस में भी हाथ है हमारे यूथ को और बॉडी बिल्डर्स को भी समझाने में, ताकि क्योंकि आपके रिजल्ट्स भी आपके लिए बात करते हैं। आपने 2-4 पॉइंट्स मेंशन किए अबाउट बीइंग अ कोच। मेरा मानना है कि उसमें से एक चीज़ रिजल्ट्स भी है कि जब कोई यस। कोच के पोर्टफोलियो में वो रिजल्ट्स आते हैं कि भाई ये देखो मैंने ये काम किया है, वो चीज़ से उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। सो या आई डेफिनेटली सॉ दैट, मतलब हैट्स ऑफ टू यू सर। लेकिन एक और चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था। आपने 2 पॉइंट्स मेंशन किए ये बात करते करते। वन वाज कि आपने खुद पे एक्सपेरिमेंट किए जब आपको लगा कि नहीं भाई मेडिकल सिस्टम तो खाक करने वाली है अभी मेरे लिए, बेस्ट डॉक्टर ही संभाल नहीं पाए, तो मैं अब खुद पे एक्सपेरिमेंट करूँगा। आपको लगता है ये सिनेरियो बहुत केसेस में होती है मेडिकल इंडस्ट्री में कि किसी चीज़ के बारे में हमें लगता है कि ये चीज़ काम कर सकती है, हम वो एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं पहले, उसके हम्म। बाद हम चाहते हैं कि हम ह्यूमंस पे टेस्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम हो हम्म। जाती है कि ह्यूमंस मिलते नहीं है टेस्ट करने के लिए, या तब मिलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा, मतलब या तो ये चलेगा या तो नहीं चलेगा टाइप। फॉर एग्जांपल समबडी कैंसर के आखिरी स्टेज में, मतलब मरने पे, मतलब तब लोग मेडिकल इंडस्ट्री में ट्राई करना चालू कर देते हैं। इज इट अ प्रॉब्लम कि लोग नहीं है जिन पे, एक्चुअल ह्यूमन बींग्स नहीं है जिस पे मेडिकेशंस या कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल्स ट्राई की जाएं फॉर रिजल्ट्स? No, so I cannot talk about allopathic drugs because it's a big industry, right? जी। मैं कुछ यहाँ पे बोलूँ, see we can't even imagine how big is this industry. जी। मैं अगर किसी डॉक्टर के अगेंस्ट बोलूँ तो आई एम टॉकिंग अगेंस्ट दिस होल फार्मा इंडस्ट्री, एंड फार्मा इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज सपोर्टिंग अवर कंट्री। जी। कोविड के बैड सिचुएशन में भी फार्मा ने अपने कंट्री को संभाला था। फॉरगेट अबाउट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, पूरे मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ पूरी दुनिया को फार्मा इंडस्ट्री चलाती।
सही बात पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, जिन सबके पीछे सपोर्ट है अगर किसी का, तो फार्मा इंडस्ट्री का ही है। जी सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग गोइंग अगेंस्ट देम और टॉकिंग अगेंस्ट देम, आई वुड से कि लोग सप्लीमेंट्स को सही से यूज नहीं करते। सप्लीमेंट्स मतलब मल्टीविटामिन ये सब नहीं है। अभी देखिए इन माय केस व्हाट वाज द रीजन, पीएडीज डिप्लीट योर CoQ10 लेवल, जो कि अच्छा आपके हार्ट के लिए जरूरी है, राइट। सो ये लोगों को पता ही नहीं है CoQ10 डिप्लीट होता है। एंजियोटेंसिन 2 करके एक चीज होती है जिसके वजह से आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। सो कोई बॉडी बिल्डर टेलमिसार्टन उसके पहले खा ही नहीं रहा था। कोई मैं जब 2020 से चिल्ला रहा हूं तब लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। व्हाट इज टेलमिसार्टन? इट इज ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सो जी in fact this drug can be used as a longevity drug also। आपके एज रिलेटेड भी हाइपरट्रॉफी होती है, तो आप एक सडन एज के बाद भी हो। और ये बात मेरे से, आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट टू टॉक अबाउट दिस, तो जी ये बात रखने के लिए मैं एक वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया के, उनको मैं मेरे इंस्टा पे लेके आया था। जी उनसे मैंने बात कहलवाई, जब तब लोग कि हाँ लोग तब बिलीव करेंगे कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप ऑन ऑफ जा सकते हो इसके ऊपर। जी सो दिस वाज अ रिवोल्यूशन। और व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अपने पास लोग नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इसके बारे में डिटेल नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेसिक चीज है, एक्सपेरिमेंट करना बाद में। मैंने कोई ऐसी चीज यूज नहीं की विच वाज न्यू। मैंने ऐसी चीज का फॉर्मुलेशन किया जो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, इट इज अप्रूव्ड बाय एज अ सप्लीमेंट। और इन राइट सब चीजों का मैंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन लाया, राइट। सो दिस वाज द मेन थिंग कि इनफैक्ट अभी किडनी हेल्थ से रिलेटेड लोगों को पता ही नहीं कि आप ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान दोगे तो किडनी का इतना प्रॉब्लम। रिसेंटली देयर इज वन बॉडी बिल्डर इन मुंबई, अभी उनका नेफ्रोलॉजिस्ट, अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास उनकी ट्रीटमेंट चालू थी, और हिज क्रिएटाइनिन वाज 5.6 और 5.4 समथिंग, इतना ज्यादा था। एंड स्टिल ही वाज वेटिंग कि, और उनके नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला है कि आप पूरा आपका प्रोटीन इंटेक 0 रख दो। अभी दिस इज बेसिक थिंग कि अगर किडनी पेशेंट के लिए उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रहेगा तो उनकी इम्यूनिटी डाउन जाती है और उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो मैक्सिमाइज होते आपको हैं राइट प्रोटीन, हाँ, तो आपको प्रोटीन इंटेक तो हाई रखना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ हाई, लेकिन एवरेज तो रखना पड़ेगा कुछ तो। सोचो आप उस बंदे को 1 ग्राम प्रोटीन भी अलाउ नहीं था, ही वाज ईटिंग ओनली सलाद फुल डे। तो मैंने बोला भाई आप सीनियर बॉडी बिल्डर हो, आप आपका नेफ्रोलॉजिस्ट चेंज करो और एक बार बायोप्सी तो करा लो। तब जाके उस बंदे ने बायोप्सी कराई, फिर बायोप्सी का रिपोर्ट आया, फिर उसके बाद उनके क्या कहते हैं फर्दर ट्रीटमेंट्स अच्छे से चले, तब उनका क्रिएट नॉर्मल कंडीशन के आसपास आके वो बंदा अभी नाउ इज स्टेबल। अदरवाइज जी डॉक्टर तो उनको डायलिसिस सजेस्ट कर रहे थे फ्यूचर में। ओह गॉड सो ये चीजें होती है। हु एम आई? सो आई एम नॉट अ गॉड और आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ नेफ्रोलॉजिस्ट, बट आई एम दैट पर्सन हु कैन गाइड योर डॉक्टर, जी who can guide your doctor regarding explaining how it happened, जी इसके पीछे रीजन क्या है, so that they can plan their like treatment plan accordingly by considering few things which I will suggest। जी so डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि हम इसमें थोड़ा डीप डाइव कर चुके हैं। मैं ओवरऑल एक व्यू चाह रहा था आपके पर्सपेक्टिव से। आपको क्या लगता है कि जो हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम है विथ रिगार्ड्स टू मेडिकल लर्निंग, जो एक प्रोसेस होती है, जो एक डॉक्टर बनने की होती है, आपको उसके बारे में क्या लगता है? इज इट स्टिल पोटेंट इनफ कि हम compete कर सकते हैं विद द बेस्ट सिस्टम्स, या कुछ फ्लॉज हैं इस सिस्टम में? अभी आपके एक्सपीरियंस में क्या है? बहुत सारे फ्लॉज है। मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज साइंस और न्यूट्रिशन कंपल्शन एक कंपलसरी टॉपिक हो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आपको एक मतलब एग्जांपल देता हूं कि किस हद तक डॉक्टर की इलिटरेसी है रिगार्डिंग एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। मैं एक फेसबुक पे एक ग्रुप से अटैच हूँ जहाँ पे इंडिया के पूरे डॉक्टर्स हैं, अराउंड 33,000 और 35,000 डॉक्टर्स है उसमें, बेस्ट सर्जन्स है उसमें, एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स है, सब हर हर कोई है उस ग्रुप में, राइट। हर कोई अपने डेली के अपडेट्स डालता है कि हाउ दे आर डूइंग वेल इन फिटनेस इंडस्ट्री और वॉट एवर। बट मैंने एक क्वेश्चन डाला था सिंपल, व्हाट आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ योर ओवर ट्रेनिंग? आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 35,000 डॉक्टर में एक भी बंदा सही से नहीं बता पाया।
सिंपल चीजें थी, भूख नहीं लगना और नींद नहीं आना, ये 2 मेन चीजें, ये नहीं बता पाए ये लोग। Oh सो God. सो इस लेवल पे चीजें हैं। अभी अब मैंने टीआरटी के बारे में पूछा वहां पे, जी मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं बताऊं मुझे बहुत नॉलेज है, मैं चाह रहा था कि आप में से कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या फिर कोई यूरोलॉजिस्ट है या जो भी है, कैन समवन हेल्प मी टू यू नो डू सम रिसर्च इन टीआरटी, ऐसे कुछ टॉपिक लेके। जी तो वहां पे मुझे अपोज जो हुआ, क्यों चाहिए टीआरटी, टीआरटी की जरूरत ही क्या है इस लेवल पे। भाईजान. 99% लोगों ने टीआरटी को अपोज किया, और जो 1% थे वो भी खुल के टीआरटी के बारे में बोलने के लिए रेडी नहीं थे। राइट. नहीं, ऑब्वियसली टीआरटी जिन लोगों को पता नहीं है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मिनिस्क्यूल लेवल पे, कंपैरेटिवली मिनिस्क्यूल लेवल पे जब टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली सप्लीमेंट करते हैं बॉडी को, उसके कई ज़्यादा इफेक्ट्स, स्पेशली इवन लॉन्जिविटी के लिए काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, मतलब उम्र लंबी ताज़ी तंदुरुस्त रखने के लिए यूज़ करते हैं उस चीज़ को. जो ये एक टैबू बन जाता है एक मेडिकल इंडस्ट्री में, जो हम नेचुरल वे से जब हम पढ़ते हैं, मतलब अभी की इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, मैंने एक चीज़ आजमाई है. मैं अपना पर्सनल व्यू देता हूँ कि हमारे फैमिली में चंद साल पहले माय ग्रैंडफादर वो बीमार हुए थे और उनको अस्थमा था, सिंपल, और वो हम्म, प्रोग्रेस हो रहा था. तो डॉक्टरों ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि यही. शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो 13 साल जिए उसके बाद, तो हुआ क्या प्रोसेस में, हमारी पूरी फैमिली एक यूनिट बन गई, जिसको किसी भी एवरेज मतलब गुड लेवल डॉक्टर जो ये लंग स्पेशलिस्ट है, उससे ज़्यादा नॉलेज थी हम सबको. मेरी बहन से लेके हम घर पे एक हमने नर्सिंग रूम जैसा बनाया था, और हम उनकी वहीं पे ख्याल रखते थे. कोई भी डॉक्टर जब फिर एंड के स्टेजेस पे जब घर आता था देखने के लिए, उन्होंने बोला कि ये क्या आपने यहाँ पे सेटअप किया है पूरा. और हमें हर दवाई का नाम याद रहता था, कौन सा विटामिन सप्लीमेंटेशन है, कौन सी स्टेरॉइड्स हैं जो देनी है, कब देनी है, कौन से इनहेलर्स देने हैं, सी पैप बाई पैप मशीन्स, हमें सब की नॉलेज हो गई हम्म, थी. तो मुझे एट दैट पॉइंट मुझे समझ आया कि जो नॉलेज हमें हासिल करनी है ना, इट इज़ नॉट कमिंग थ्रू वन चैनल, ये अलग अलग जगहों से आ रही है. अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप में, मैं एक क्वेश्चन पे ट्रांजिशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए. हमारे ग्रुप में एक डिबेट चालू हुआ, इज दैट एक सक्सेसफुल अच्छा प्रेप कोच बनने के लिए, जिसको स्टेरॉइड्स की नॉलेज अच्छी हो, स्पेसिफिक टू बॉडी बिल्डिंग, उसके क्या स्टेप्स होते हैं. तो एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप चैट है गाइज, आप भी जाके देख सकते हो, कॉन्वर्जेशन के एंड में काफ़ी लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे, एंड वी फेल्ट कि 2 तरीके हैं. एक होता है कि कोर्सेज पे अलग अलग कोर्सेज आजमाना, बहुत टाइम उसमें जाता है, बहुत लोगों का, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको या तो वैल्यू मिल सकती है या तो नहीं मिल सकती है. उसके बाद जब वो कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस ख़त्म होते हैं, उसके बाद आप पहले क्लाइंट्स लाओ, फिर उन क्लाइंट्स पे काम करो, फिर अपने रिजल्ट्स बनाओ. ये करते करते जब 6-7 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, जब आपके एक्टिव रिजल्ट्स हैं अच्छे, तब जाके कुछ चांस है कि तब आप उन रिजल्ट्स को लेके अपने आप को मार्केट कर सकते हो. और फिर ये एक तरीका है. दूसरा तरीका जो मैंने देखा है कि लोग मतलब किसी हद तक बहुत अच्छे कोचेस बनते हैं कि वो किसी अच्छे कोच के साथ बस अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब उस कोच के साथ रहते हैं 24/7, कि यार मतलब मुझे बताओ, उसको पे करते हैं कभी कभी लोग एक्सटर्नल बाहर के लोगों के साथ, बाहर के जो कोचेस हैं उनकी नॉलेज हासिल करने के लिए. और ये कंपैरेटिवली लेस टाइम लेता है, और रिजल्ट्स भी फिर ये जल्दी देगा. इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन या किसके नीचे आपने किया है काम, आपका एक छोटा सा पोर्टफोलियो बन जाएगा सॉर्ट ऑफ. तो ये 2 रास्ते हमने बेसिकली डिकोड किए. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो एक अच्छे क्वालिफाइड कोच के साथ 24/7 रहे, या उसको पे करे बराबर, या जो भी. आपने अपनी जो नॉलेज बनाई है, जिस तरीके से आपने इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं, आई वुड लाइक टू से, उसकी वजह से आप यहाँ पे हो इन अ वे, राइट. आपकी ज़िंदगी में यस। जो आपने देखा कि ये भाई, ये तो डॉक्टर को भी नहीं पता, मैं आजमा के देख लेता हूँ, और आपने वो सीखा. आपकी ज़िंदगी में कैसे आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, आप एक कोच बने, उसका आप एक बताइए, और आप क्या सजेस्ट करोगे
जो लोग अभी कोच बनना चाह रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, वो कौन सा रास्ता अपनाएं? आपके एक्सपीरियंस में, आपके ओपिनियन में, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दो टाइप की थिंकिंग होती है। एक, मुझे जीतना ही है बाय हुक और क्रूक। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एथलीट्स, जी। अदर स्पोर्ट्स, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग। मुझे जीतना ही है। दूसरा, मुझे जीतना है लेकिन विथ प्रिकॉशन जीतना है। अगर आप खुल के अगर चैड निकोल की बात करो, जो कि इंटरनेशनल कोच है, राइट, उन्होंने मैक्सिमम ओलंपियाज प्रोड्यूस की, लेकिन सेम टाइम मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हुई है उनके अंडर ट्रेन करने वाले। Agreed. सो इट इज योर चॉइस, आपको इमीडिएटली वहां पे पहुंचना है कि आपको आपको लगता है कि मेरे लाइफ के वैसे तो 10 साल कम होने ही वाले, क्या मैं वो 10 साल, ठीक है, लेकिन मैं 30-40 साल पहले ही मर जाऊं उसके पहले ट्रॉफी हाथ में लेके, ये आपको डिसाइड करना, राइट। आफ्टर ऑल इट Correct. इज ऑल अबाउट, सी थिंग इज, आप जीएच का हेवी यूज कर रहे हो उसे कंपनसेट करने के लिए, इंसुलिन भी हेवी लगा रहे हो, सो एक के ऊपर बिल्ड चीजें, एक को रोकने, एक साइड इफेक्ट को रोकने के लिए दूसरी चीज यूज करना, और बस सिर्फ रिजल्ट को ही प्रायोरिटी देना, ये करने को मैं भी कर सकता हूँ, बट आई गिव प्रायोरिटी टू सेफ्टी। मेरा ये कहना है। और मेरा दूसरा एक इंपॉर्टेंट कहना है कि जेनेटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। आप मेंढक हो तो एक दिन में फूल के हवा भर के उसका बैल नहीं बन जाओगे, राइट। ये सिंपल बात है। 60 kg वाला बंदा 90 kg स्टेज पे होके आता है और गट लेके खड़ा होता है और फिर बोलता है मुझे प्लेसिंग नहीं दे रहे। आप 60 kg, आपकी हाइट है 5'1", 5'2", 5'3" है, 5'4" है, आप 70 के अंदर खेलो ना, बॉडी बिल्डिंग हो, क्लासिक फिजिक हो, जो भी हो, आप 90 kg अब चले जाओगे। हाँ, और वो भी मसल बेलीज छोड़ो, आपके गट में ही प्रोट्रूजन आ रहा है, बाकी के पूरे दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स लेके आप जा रहे हो। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एज के 50 क्रॉस करोगे? सो ये मेरा यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा कोच चाहिए। आप सेफ्टी को प्रायोरिटी दे वो, या फिर मेडल्स आपको लेके दे वो। और थर्ड कैटेगरी भी है इस पे, ये थर्ड कैटेगरी पे फिर ऐसा कोच जिसका ऑर्गेनाइजर्स के साथ बहुत अच्छे से जमता हो, जिसके अंदर से सेटिंग है, ये थर्ड कैटेगरी भी है। टू बी वेरी रियलिस्टिक, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, राइट। सो वी कैनॉट निग्लेक्ट दिस ऑल्सो। अगर कुछ लोग होते हैं यार, बाय मतलब चलो, हमारे एथिक्स, सेफ्टी, इन सबसे आगे होता है सेटिंग लगा के जीतना। मतलब फिर वो अब चाहे फिर आप ऑर्गेनाइजर्स के पैर पकड़ो, उनके पैर पकड़ते पकड़ते बुढ़ापे में आपको प्रो कार्ड मिले, हो सकता है उनके लिए भोगते भोगते आपको तब मिले, हो सकता है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। और अगर मेरे नॉलेज की बात हुई, सो आई वाज पैशनेट। मतलब जब लोग काउंटर स्ट्राइक गेम खेलते थे ना, इसमें साइबर कैफेज में पॉन देखते थे केबिन वाले, इसमें जाके, दैट टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड 60-90 रुपीज पर डे फॉर ये प्रिंट आउट निकालने के लिए। एंड Man. मेरे ब्लॉग्स चलते थे स्टेरॉइडोलॉजी पे, मैं 2008-9 में मेरे ब्लॉग्स चलते थे Wow. उस जमाने में। तब मैं इन चीजों के बारे में, कैबरगोलिन क्यों यूज करनी है, तब मैंने वहां पे लिखा हुआ है Damn. एंटी प्रोलैक्टिन करके। ये आज भी मेरी वो प्रोफाइल चालू है, मैं कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन आज भी कोई मुझे बोले आप शेयर कर दो तो मैं शेयर कर दूंगा कि मेरे ब्लॉग्स कैसे चलते थे उस समय। सो अभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ, जो प्रिंट आउट्स है ना, जो सफेद पेज है, वो पुराना रख के ब्राउनिश कलर चेंज होता है ना, वो अभी भी पेजेस मेरे पास है, और मैं अभी भी उसमें से नोट्स निकाल के स्टूडेंट्स को समझाता हूँ व्हाट इज एंड्रोजन रिसेप्टर, वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, फिर एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो। ये अभी भी कोई मुझे पूछे अभी नोट्स दिखाओ तो मैं दिखा सकता हूँ। सब कुछ Wow. मैंने संभाल के रखा है एज अ प्रॉपर्टी। सो ये बुक्स ऑनलाइन तो बाद में है। डैन डुकान करके एक बंदा है, आपने उसके बारे में पढ़ा है कि नहीं, पता नहीं, हेलियोस ये सब इंजेक्शन जो थे, उसका इनोवेटर वही है बंदा। Okay. सो 98-99 में उन्होंने बताया था कि क्लेन कैसे यूज करना है, 96 में बताया था क्लेन कैसे यूज करना है। तो इन सब लोगों के बुक्स पढ़ के या फिर ब्लॉग्स पढ़ के, जो डॉक्टर्स थे ऑनलाइन उस समय, उनके ब्लॉग्स पढ़ के, जीएच के बारे में बहुत सारे तब नहीं जी, तब ये पॉडकास्ट नहीं चलता था, यूट्यूब नहीं था ज्यादा, तब ये ऑनलाइन ब्लॉग्स ही चलते थे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी अवेलेबल। सो वो पढ़ के फिर अपना खुद का एक्सपीरियंस करके फिर बॉडी बिल्डर्स, मुंबई में आया, तो मुंबई में तो जब मेरा एजुकेशन पूना से खत्म हुआ, आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली, लेकिन पढ़ने के लिए मैं पुणे आया था।
पूना से एजुकेशन कंप्लीट करके फिर मैं मुंबई चला गया। तो वहां पे मैंने सुहास खामकर थे, उनके साथ 2 साल वर्कआउट किया। वाह। हाँ, उन्हीं के जिम में शाहू नगर करके माही में एक जिम थी, वहां पे मैंने वर्कआउट किया। फिर माय फर्स्ट कंपटीशन इन पुणे एंड आई वाज ग्रुप फर्स्ट Damn. डिस्ट्रिक्ट लेवल का। सो इस लेवल की तैयारी थी, नॉलेज भी था। फिर कार्ब लोडिंग क्या था ये मुझे जानना था। वो अभी आप में वो कैसे जान मैंने उसमें कैसे रिसर्च किया। वारिंदर गुमन जी आए थे पूना में गेस्ट शो के लिए, और नेक्स्ट मैं वो कंपटीशन जीता जिसमें वो गेस्ट शो करने के लिए आए थे। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ सतीश शुगर क्लासिक के लिए, नेशनल के लिए, और वहां पे अच्छा। वो कंपटीशन खेलने वाले थे। तो ये बंदा हमारे साथ बस में मैं देख रहा हूँ, ये इडली खा रहा है कंटिन्यूअसली। वाह। इडली और प्रोटीन भी उन्होंने ऐसे, इडली की जो चटनी थी उसमें पानी में मिक्स करके उसमें प्रोटीन मीटिन डाल के और ही वाज डिप्लीटेड, एक राइट। सेकंड, एक सेकंड, एक वो तो सेकंड। इडली की चटनी में प्रोटीन डाली थी? यस यस आई सॉ दैट। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर। मैं इडली मैं आप पानी आपको वाटर कंट्रोल करना है, चटनी में तो पानी है, आप कहाँ से खाओगे, राइट। एंड ही इज वेज बॉडी बिल्डर, राइट, करेक्ट, ही इज करेक्ट। 100% वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर। सो मैंने वो स्कूप्स देखे, इट वाज अनबिलीवेबल। 2-3 स्कूप कोई बंदा कैसे खा सकता है एक समय। सो ही वाज ह्यूज एट दैट टाइम, ही वाज 116 और 18 kgs ऑन स्टेज। Damn. God. यस एंड तो मजे की बात ये है, ही वॉज डिप्लीटेड, और पुणे के बंदे जिनका फैट परसेंटेज डाउन है, उन्होंने इनको देख के उन्होंने वहां पे उतरते ही साउथ में इडली और डोसा खाना स्टार्ट किया। और नेक्स्ट डे कंपटीशन में पुणे का हर एक बंदा वाटर छोड़ रहा है, बॉडी पूरा ऐसे Man. फुलनेस, मतलब ब्लोटेड है। एंड गुमन जी ही वॉज वेरी रिप्ड एंड Ripped. फुलनेस पूरा एकदम। फिर मैंने सोचा मेरे को ये जानना है व्हाट इज कार्ब लोडिंग। तो कार्ब लोडिंग के बारे में इन डेप्थ तभी से स्टडी करना स्टार्ट किया, और मैंने आई एम द फर्स्ट वन जिसने पीक वीक कोर्स इंडिया में स्टार्ट किया। आप देख लो, पीक वीक, अभी आप कोर्सेज की आप बात कर रहे हो अभी, तो कोर्स कौन सा करना चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा ही करो, बट एक दिन में आप एनाबॉलिक्स नहीं पढ़ा सकते, राइट। Right. एक दिन में आप आपका खुद का इंट्रोडक्शन 2-3 घंटा दोगे, फिर अगले 2-3 घंटा कुछ ऊपर से बताओगे कि डराओगे एक तरीके से लोगों को, और इन थ्रू दैट यू विल गिव अ मैसेज दैट आई एम द ओनली वन हु इज नॉलेजेबल, इफ यू वांट टू डू प्रेप आई एम द वन अंडर हुज गाइडेंस यू हैव टू डू प्रेप। ये मेरा इंटेंशन नहीं है। माय इंटेंशन इज, आप मेरे पास कोर्स कर रहे हो, 10 दिन का रहेगा पूरा कोर्स। मेरे को बेसिक्स, मतलब जो 10th फेल है बंदा, उसके लेवल से लेके जो डॉक्टर भी बैठा हुआ है, मेरे कोर्स में डॉक्टर आके बैठते हैं। मेरे कोर्स में जो HIV एड्स कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो साइंटिस्ट इस बार आके बैठे थे पूना वाले कोर्स में। फार्मासिस्ट आके बैठते, तो उनकी लेवल और जो 10th पास है उनकी लेवल, मेरे को सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताना पड़ता है। सो ये 1 या 2 दिन का गेम नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 8 से 10 दिन मिनिमम लूं, मेरे लिए तो वो भी कम है। हार्ट के बाद अगर लीवर सेफ्टी के बारे में लेक्चर स्टार्ट हुआ सुबह 9 बजे, तो वो दोपहर के 3:30-4 बजे खत्म होता है। Wow. सो मेरा ये कहना है, अगर सीखना है तो कैसे सीखना है, क्या सीखना है, वो पहले डिसाइड कर लो। आपके न्यूट्रिशन के कंसेप्ट सही होने चाहिए। आपको अगर प्रेप कोच बनना है, आपके एक्सरसाइज साइंस के, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के, पूरे बायोमैकेनिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आप पीईडीज के बारे में सोचो, और उसमें भी एंडोक्राइनोलॉजी आपकी पूरी मतलब रटी हुई होनी चाहिए। मेरा तो जॉब है ही, मैं तो बेसिक्स क्लियर करवा के ही रहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी पैशन होना चाहिए। अदरवाइज मेरे बैच में अब तक के 2 स्टूडेंट्स हैं, मेरे 600 से 700 स्टूडेंट्स हो गए होंगे, 2 स्टूडेंट्स की मैंने फीस रिटर्न की, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने बोला आप बैठ के पैसा मत वेस्ट करो। आप मतलब रूरल साइड से थे वो लोग, और पूना में भी नए नए आए थे, तो उनको कुछ भी नहीं समझ रहा था, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो फिर उनकी फीस रिटर्न की मैंने बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए बॉस, मेरे क्लास से कोई ऐसे बाहर ना निकले कोर्स से कि मुझे समझ में नहीं आया ऐसे बोल के। Right. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी रखते हैं, तो उस कम्युनिटी में हर एक बंदा अपने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, तो हर एक का ओपिनियन आता है वहां पे। Right. सो दिस इज माय वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल। और इसमें मेरा कोई आपने देखा होगा, मैं प्रेप कोचिंग में हुई नहीं, मैं मेरे एथलीट्स को लेके ही नहीं आ रहा हूँ। जो है इंटरनेशनल 2-3 एथलीट्स है, बस उनको गाइड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अदरवाइज डेली मेरे को 7 से 8 इंक्वायरीज आते हैं, मैं मना करता हूँ लोगों को, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं दे पाता हूँ,
और मेरी कोई ऑर्गेनाइजर्स के साथ खास सेटिंग भी नहीं है इंडिया में. सो दैट इज द मेन इशू फॉर मी. और मेरा एक नेचर होता है किसी भी बात को सही गलत को गलत मुंह पे बोल देना. सो बहुत सारे बार वो मेरे अगेंस्ट जाता है, बट यस उसके वजह से जो गुडविल मेरा मार्केट में है, जो बाकी के लोगों का मुझे सपोर्ट है, वो बहुत तगड़ा है. अम, प्रशांत सर, आपसे तो सीखने का तो ये मतलब ये भी चार जो भी हम 1.5 घंटे के लिए बात करेंगे कॉन्वर्जेशन ये भी कम है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है आपने जिस तरीके से ये समझाया ये तो इम्पोर्टेंट है, हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आके मुझे पूछते हैं कि कोई किसी ऐसे बंदे को लाओ, किसी ऐसे लोगों को लाओ जो हमें ये चीज़ की एग्जैक्ट वे बता सकें. कोर्सेज बहुत सारे लोग अभी लॉन्च करना चालू कर रहे हैं, मतलब हर एक का अपना अपना तरीका है. मेरा बस एक ये होता है कि हर कोर्स में अगर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो बेहतर होता, कि किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप एक्चुअल रिजल्ट्स को आप दिखाते, मतलब केस स्टडीज या ऐसी कोई चीज जिससे. यस वी हैव स्टार्टेड डूइंग जी. दैट. हमारी जो कम्युनिटी जो मैंने बोला, उसमें वही तो बात होती है ना. आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप वहां पे डिस्कस करते हो. ये रिजल्ट दे रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ. अभी देखिए, आपने मेरे आज की स्टोरी देखिए. मेरा जो स्टूडेंट है दर्शन करके मुंबई से, उसके रिजल्ट्स देखिए, उसके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखिए. मेरे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. डैम. मतलब तो एंड दैट इज माय क्या मेरे अचीवमेंट वही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उतना सिखाऊं कि वो सेफ वे में लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं. करेक्ट. सो ओवरऑल आप क्या बोलेंगे, अगर एक बंदे को अच्छा सक्सेसफुल कोच बनना है, उसको टाइम वाइज क्या इन्वेस्ट करना होगा, क्या टाइम उसको मिनिमम चाहिए अपने आप को निखारने में, बनाने में, फिर उस तबके पे आने पे कि ठीक है हाँ अब नाउ आई एम अ सक्सेसफुल को, हाउ मच टाइम शुड ही बी रेडी टू गिव, या उसको कितना टाइम देने को तैयार होनी चाहिए वो बॉय और गर्ल, कितना? सी अगर कोच बनना है, सबसे पहले इंटेंशन मैटर करता है. आप इंडस्ट्री में किस वजह से हो? आप कहीं और नहीं चल रहे थे इसलिए इंडस्ट्री में आए हो? आपके नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लगा इसलिए इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हो? या फिर आपने 20 साल बॉडी बिल्डिंग की, ये ईगो में आप इंडस्ट्री में घुस रहे हो? या आप सच में नॉलेज के लिए आप में भूख थी, वो पैशन था, और उसके वजह से आपको लगता है कि आपने जो रिजल्ट्स दिए वो अच्छे थे और मतलब दुनिया से अलग थे, और आपको आपके नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप इंडस्ट्री में आओ. सबसे Right. इंपॉर्टेंट इंटेंशन की बात है. आपको कोच क्यों बनना है ये जरूरी है. राइट. पैसे कमाने के लिए तो हर प्रोफेशन तो पैसे कमाना इज द फाइनल डेस्टिनेशन, एम आप बोल सकते हो, बट उसके साथ साथ इंटेंशंस भी जरूरी है. सो टाइम देना, डिसिप्लिन होना, वो इंटेंशंस के बाद ही आता है. ओके. वो अपने आप हो जाता है, राइट. और दूसरी बात, एक कोच अगर 50 स्टूडेंट को लेके जा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. और आपको प्रेप कोच ही बनना है, आपको बॉलीवुड का कोच बनना है, सेलिब्रिटी का कोच बनना है, या जनरल पॉपुलेशन का कोच बनना है, ये पहले डिसाइड कर लो. Right. मैं कहता हूँ प्रेप कोच में इतना पैसा नहीं है जितना कि आप जनरल पॉपुलेशन, मतलब बाकी के लोगों को, टीआरटी वाले लोगों को, आपने जिम के जो ओबेज लोग हैं उनको रिजल्ट देके आप जितना गुडविल, पैसा और मार्केटिंग करोगे. क्योंकि बॉडी बिल्डर में एक डिसएडवांटेज है, कभी भी बॉडी बिल्डर नहीं चाहता उसके कोच के स्किल के बारे में दूसरा बॉडी बिल्डर जाने. दे आर वेरी इनसिक्योर. आज मुझे बनाया, कल को उसे बनाया, तो ये दूसरा बंदा मुझे बीट करेगा. Right. ये हमेशा रहेगा. देर आर वेरी फ्यू बॉडी बिल्डर्स हु गिव क्रेडिट टू देयर कोचेस. अदरवाइज आपने अगर देखा होगा तो ये यहां से वहां स्विच करना, वहां से यहां स्विच करना, इसी में होता रहता है इनका. सो प्रेप कोच बनने के डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगा. प्रेप अगर स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग कोच, प्रेप कोच बनना है तो जी. सभी चीजें आपको मैनेज करनी आती है, मैनिपुलेट करनी आती है, तो यस. अदरवाइज इट इज नॉट योर कप ऑफ टी. बॉलीवुड कोच भी, ट्रेनर भी आप बन रहे हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी ट्रेनर आप भी बन रहे हो, तो उसमें भी लाइफ नहीं है, खुद को टाइम नहीं दे पाओगे. उनके टाइम के हिसाब से उनके वैनिटी वैन में बैठो, जब वो बोलेंगे तब ट्रेनिंग के लिए आओ, या फिर उनका ईगो भी संभालो. ये सब मेरे पास कम से कम, मैं अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, टाइम आने पे ना सब कुछ मैं अभी करने वाला हूँ. सी कोच से ज्यादा मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, और वो एथिक्स बोलते हैं कि आप किसी की मेडिकल हिस्ट्री या किसी के बारे में बताओ मत.
टॉप के 5 सेलिब्रिटीज है, उनमें से 3 मेल सेलिब्रिटीज, उनमें से 3 सेलिब्रिटीज के कोचेस मेरे स्टूडेंट है. वाह. Highest paid celebrity trainer in Bollywood, I can say yes, I have guided him with proof. I'm saying this on your live with proof. But मैंने इस चीज की कभी पहले इस तरीके से मार्केटिंग नहीं की. लेकिन आज जब देख रहा हूं मैं कि लोग जो किया नहीं है उसका भी फेक मार्केटिंग कर रहे हैं. सो दिस इज टाइम टू कम अहेड एंड टेल दिस कि हाँ भाई मैंने ये सब कुछ कुछ किया हुआ है. सो सॉरी टू डाइवर्ट दिस टॉपिक. जी. तो अगर आपको कोच बनना है तो टाइम, मैं कहता हूँ नॉलेज के लिए मिनिमम अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए. जी. हर एक नया कोर्स जो भी आए उसमें आपको ये नहीं कि मुझे आई नो बेटर, ये अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे लाइफ में. जो भी, इनफैक्ट आई एम वेटिंग कि कोई बायोमैकेनिक्स पे बहुत तगड़ा कोर्स निकले और मैं उसमें एनरोल करूं. लीड्स के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी है बाहर की. जी. सो 2-3 चीजें मुझे भी और भी सीखने में इंटरेस्ट है. वाह. तो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना, वो भी यस. की फैक्टर है इसमें कि नया कुछ कोर्स निकला, कुछ ब्लॉग निकला, अपने आप को अपडेटेड रखना इस इंफॉर्मेशन के साथ. सो इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस. आपने अभी एक पॉइंट मेंशन किया था, चालू किया था आपने उस पर बात करना. मैं उस पर चाहता हूँ कि आप थोड़ा और डीप डाइव करें. हमारे जो कंट्रीज़ हैं, देसी कंट्रीज़ सारे, इंडिया के आजू बाजू के सारे कंट्रीज़, यहाँ पे पीईडीज कंपेरेटिवली ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका है, यूके है, बाकी दुनिया है. जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है, यहाँ पे उतनी ही अवेयरनेस भी होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में. सीधी सी बात. आपको क्या लगता है कि आज की सिचुएशन में ये अवेयरनेस किस लेवल पे है, और आपकी कुछ विजन है क्या कि अवेयरनेस कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? जैसे आपने इनिशियल जो पॉइंट मेंशन किया था कि अगर कोई बंदा बुरा यूज़ ना करे पीईडी का, उसको उस चीज़ से गो थ्रू करना नहीं पड़ेगा. लाइक इफ़ ही नोज़ कि मुझे ये चीज़ इस क्वांटिटी से ज़्यादा या इस तरीके से अलग यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो कभी उस सिचुएशन में पहुंचेगा ही नहीं जहाँ पे उसको खुद की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना पड़े. राइट. आपने मेंशन किया बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में. काफ़ी डेथ्स भी हो रही हैं अभी. काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमें दिखने लगे हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं अभी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अवेयरनेस ऑफ स्पेशली पीईडीज़ के रिलेटेड इस पूरे सिचुएशन में कि ये इसका फ्यूचर क्या होगा और इसकी विजन क्या होनी चाहिए? सो दैट इज व्हाट आई एम, मेरे लास्ट वाले पॉइंट मुद्दे को पकड़ के ये आगे वाला पॉइंट है कि आपका इंडस्ट्री में आने का इंटेंशन क्या है. अभी मैं मुंबई में देख रहा हूँ, मुंबई में टीआरटी क्लिनिक्स खुल रहे हैं, बट टीआरटी क्लिनिक के नाम पे आप सेलिब्रिटीज को ट्रेन करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका नॉलेज उतना नहीं है तो यू शुड नॉट गो फॉर पीईडीज स्पेसिफिकली. आप टीआरटी पे ही रुको. मैं देख रहा हूँ जो सेलिब्रिटीज देखिए जिसकी लाइफस्टाइल स्क्रूड अप है, मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड है, ईटिंग हैबिट सही नहीं है, रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ऐसे सेलिब्रिटी को आप 300 mg ट्रेंड पर वीक दे सकते हो क्या? बताओ. ट्रेंड इज सच अ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग. राइट. आप ट्रेंड 300 mg पर डे दे ही नहीं सकते. क्लिनिक्स पे दे रहे सेलिब्रिटीज को 300 mg ट्रेंड. मैं अभी खुल के बात हो रही है तो यू वोंट फाइंड अ सिंगल बॉडी बिल्डर, मतलब मैंने जिसे 150 के ऊपर कभी गलती से भी ट्रेन दिया होगा पर वीक, जो कि खुद जिसका लाइफस्टाइल काफी तगड़ा है, अच्छा है, डाइट अच्छा है, रेस्ट पैटर्न्स अच्छे हैं, उनके लिए ठीक है. लेकिन जो खुद इतने डिस्टर्ब है जिनकी लाइफस्टाइल, उनको आप बॉडी बिल्डिंग के ड्रग्स दे रहे हो. क्यों? सिर्फ आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है इसलिए. ये गलत है. आप समझ रहे हो? तो अवेयरनेस कैसा होना चाहिए. देखिए, दूसरी बात, ऐसे भी डॉक्टर्स है कि स्टीरॉइड का नाम सुना, हाँ तूने तो पाप कर लिया. या आप बिलीव नहीं करोगे, पूना में एक मेंस फिजिक के लिए एथलीट था, उन्हें कोई इंजेक्शन लेना था तो वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए. उन्होंने बोला सर ये मेरे को आप इंजेक्ट करके दोगे क्या? ही सेड नहीं इसके लिए तो आईसीयू लगता है. अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा. आप सोचो. सो पीईडीज क्या है? देखो, जितना चलो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स है, लेकिन कभी आपने इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में सुना है?
जानने की कोशिश की है। अगर कोई ओबेस बंदा है जिसका टेस्टोस्टेरोन लोअर साइड पे है, ठीक है, उसे जिम जाने का मोटिवेशन ही नहीं, उस करेक्ट। बंदे को आपने टेस्टोस्टेरोन का बेसिक डोज भी दिया, तो उसका डोपामाइन सेरोटोनिन तो हाई जाएगा ही जाएगा, उसमें जिम जाने का जो मोटिवेशन आएगा, जो रिजल्ट्स आएंगे, उसे देख के और एक्स्ट्रा मोटिवेट होगा। राइट। इनफैक्ट मैं पता है बोलता हूँ पीईडीज का एक एक्चुअल इफेक्ट तो है ही, लेकिन एक प्लेसेबो इफेक्ट है, और वो दो तरीके से। एक तो डर कि मैं बाहर से कोई तो चीज इंजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे को सुधरना पड़ेगा, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, मेरे को लाइफस्टाइल सही से करनी पड़ेगी, बॉस मैं आज से एकदम रेगुलर रहूंगा क्योंकि मैंने बाहर से कुछ तो इंजेक्ट करना स्टार्ट किया, राइट, ये डर। दूसरा एक मोटिवेशन, अभी मेरे को रिजल्ट दुगने स्पीड से आने वाला है, तो मेरे को और अपने एफर्ट्स डालने, ये जो कॉन्फिडेंस है। सो इसको आप क्यों निग्लेक्ट कर रहे हो? ये दोनों भी तो है, एक्चुअल जो काम कर रहा है, इसके अलावा ये जो प्लेसेबो इफेक्ट है, ये भी तो काम कर रहा है राइट। पीडीज यूज करने वाले में। सो आप देखिए ना, अभी नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ऑफ जाने के बाद वो क्यों फॉर्म अपना नहीं संभाल पाते हो, क्यों इतना उनका फैट परसेंटेज हाई जाता है? बिकॉज उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि हम नेचुरली कुछ कर सकते हैं, राइट। राइट। फिर वो एक डर भी नहीं होता कि अभी तो हम कुछ नहीं नहीं लीवर टॉक्सिक नहीं ले रहे, चलो अभी कभी ड्रिंक कर ले, हफ्ते में 2-3 बार चल जाएगा। ये जो थिंकिंग है ना, वो भी आती है। करेक्ट। आपको मेरा मतलब समझा मैं क्या समझ गया। एक्सप्लेन करने की लैक्स कोशिश कर रहा हूँ लैक्स कि हो जाते हैं। जी। हाँ, नहीं, इसका पीडीज का प्लेसेबो जो डर करेक्ट। और जो मोटिवेशन। जो मोटिवेशन एक इंसान को था जब वो पीडी ले रहा था, जो उसकी हार्मोन स्टिमुलेट कर रही थी उस टाइम पे, अब जब वो पीडीज नहीं ले रहा, छोड़ रहा है, तो उसकी वो जो स्टिमुलेशन है उतनी लेवल पे है ही नहीं कि वो वापस अपने आप को उस मोटिवेशन के लेवल पे लाए कि वो काम नहीं, करते रहना चाहिए। हार्मोन्स तो है ही, मोटिवेशनल हार्मोन्स तो है ही, लेकिन जी। एक जो थिंकिंग है, अभी आपको कोई बोले यार आपको पता है कि मैं एग्जाम में फेल ही होने वाला हूँ, जी। राइट, तो मैं क्यों पढ़ाई करूं? अभी आपको कोई बोले भाई तेरी सेटिंग लगाने वाला हूं मैं, हाँ, राइट। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, तो बंदा पढ़ेगा कि नहीं पड़ेगा पढ़ेगा? थोड़ा सा। करेक्ट। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है जो पीडीज में आता है कि करेक्ट। मेरे को रिजल्ट्स दुगना आने वाला है, मेरा मसल बढ़ने वाला है, मेरा फैट लॉस होने वाला है, उसके लिए मैं और ज्यादा एफर्ट्स डालूं क्योंकि राइट। मैं बाहर से कुछ लेने वाला, राइट। राइट। और दूसरा डर। सो ये तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, ये एस्पेक्ट। और जो दूसरी बात मैंने बोली कि डॉक्टर्स इसमें आ रहे हैं, तो मैं उन डॉक्टर्स को बताऊंगा कि आप थोड़ा ये आपके डिग्री का यूज कर रहे हो तो सही से यूज करो। आप खुद का आपका बॉडी फैट परसेंटेज 40 अबव है, तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो सामने वाले को कि मैं बॉडी बिल्डिंग कोच हूँ, राइट? जस्ट बिकॉज राइट। नहीं, मैं देख रहा हूँ लोगों का क्राइटेरिया ये है कि बॉडी बिल्डर्स को क्या बोल रहे हैं पता है डॉक्टर्स? हम आपको फ्री में गाइड करेंगे, आप सेलिब्रिटीज को मेरे पास लेके आओ, हम उनसे चार्ज करेंगे। भाई साहब। सो ये इस तरीके के मैनिपुलेशंस होते हैं। सो ये आपका काम है, बॉडी बिल्डर्स का काम है, आपको कैसा कोच सिलेक्ट करना है, आपको कैसा डॉक्टर रखना है। मैं तो कहता हूँ आपका डॉक्टर रखते समय भी ऐसा फ्रेंडली रखो। अभी मेरा जो रिसेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, ही इज माय फ्रेंड, मैं उन्हें भी लाइव लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ही इज लाइक, प्रशांत यार तेरा सब कुछ सही है, तू पीडी स्टार्ट कर ले, फिर से अगेन स्टार्ट कंपीटिंग। मेरे तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तेरा वो जो माइंडसेट होता है ना एथलीट का, कि तू उसे तेरे दिल में वो बात हमेशा खलती रहेगी कि मेरे को compete करना है, स्टेज पे चढ़ना है, तो उससे अच्छा तू स्टार्ट कर दे। तभी अगर वो पहला कार्डियोलॉजिस्ट रहता, तो ही हैड वार्न मी कि तू प्रोटीन को भी हाथ नहीं लगाएगा जिंदगी में। राइट। सो इस तरीके का डॉक्टर्स का भी सपोर्ट चाहिए आपको। डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि आप हमारे स्पोर्ट्स को समझो, उसकी ये डिमांड है, हमें कोई शौक नहीं है जब हमारी लाइफ ऑलरेडी कम होने वाली है, पता होने के बाद भी हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज डिमांड ऑफ आवर स्पोर्ट, नॉट। और बॉडी बिल्डर्स के मतलब बाकी के लोगों को पता नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डर्स की तो लाइफ तो बहुत डिसिप्लिन, उसके एम टारगेट सब डिसाइडेड रहता है। सो पीडीज खुद को अच्छा लगने से ज्यादा अभी एक, और एक बार आप इसमें आ गए ना, आफ्टर क्रॉसिंग 25, 26, 28, जब आप दूसरे फील्ड में करियर कर सकते थे लेकिन आपने बॉडी बिल्डिंग चुना, और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट देगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिटर्न जाने का रास्ता नहीं है इसमें। राइट। आपको आपको इसमें या तो आप कोच बनो या तो आपके जिम संभालो, लेकिन तो अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इसी में आगे निकलना है, ये आपको एक्सेप्ट करना होता है। और वो एक्सेप्ट तभी करोगे जब आपको डॉक्टर्स का एक अच्छा सपोर्ट मिले करेक्ट। कि कुछ हुआ तो हम, नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छा होना चाहिए आपका, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अच्छा होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। कुछ भी हो,
इमरजेंसी में। तो ये नहीं कि वो आपको डराए और उस डर के मारे आपकी साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट चालू हो जाए। ये हुआ है काफी सारे लोगों के माय साथ, गॉड। काफी सारे। तेरा बीपी 145 हो गया, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुझे भगवान ही बचा सकता है। वो बोलता है सर ऐसे क्या हो गया? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, तूने अपने लाइफ की वाट लगा ली, अब बता तेरे बीवी बच्चे वो मर तू मर गया तो उनके लिए कौन है अभी बता। तो इस तरीके से डीमोटिवेट करना, राइट। जो सिचुएशन है, हाँ चलो भाई हुआ ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम के लिए रुक जा, ये क्योर करते हैं, देन वी विल गो अहेड। या ये कॉन्फिडेंस देने वाला डॉक्टर चाहिए आपको। करेक्ट। आई थिंक एक्चुअली जो डॉक्टर्स का स्पेशली जो वो डेजिग्नेशन है जो आपने बोला डॉक्टर डॉट, ये जो चीज़ है, इसके इस इसकी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल नीड भी होती है, जैसे आपने मेंशन किया, मोर देन टेक्निकल नॉलेज अबाउट क्या चल रहा है, क्या चालू है तुम्हारे बॉडी में। जब एक डॉक्टर एक तरीके से पेशेंट को, बिकॉज आई फील कि जब एक डॉक्टर वो अप्रोच लेता है तो पेशेंट भी ज़्यादा खुल जाता है वो डॉक्टर के सामने, राइट। बेसिक सी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है कि बच्चे को जब डॉक्टर लॉलीपॉप देता है या चॉकलेट देता है इंजेक्शन डालने से पहले, तो बच्चा उस पर भरोसा ज़्यादा करने लगता है। सो यस बॉडी बिल्डर भी किसी ना किसी स्टेज पे, स्पेशली जब वो प्रेप के अंदर है, लाइक कोर प्रेप के अंदर है, तब तो उसका माइंडसेट एकदम नाजुक है, कोई भी चीज़ अफेक्ट कर लेती है, ओवर थिंक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर मैनेज करना एक डॉक्टर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिफोर एनीथिंग। और डॉक्टर का तो आई थिंक डॉक्टर और सर्जन जो है ये फील्ड में काम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर खुद डॉक्टर काम नहीं है तो आई थिंक मेडिकल लाइसेंसेस भी रिवोक हो जाती हैं। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट सर कि जब भी एक डॉक्टर को एक बहुत ह्यूमिलिटी और हम्बल तरीके से एकदम सिचुएशन को अप्रोच करना चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए। वहाँ पे मैं आपसे एकदम अग्री करता हूँ। सो दैट्स डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट कि लोगों को उस तरीके की भी अवेयरनेस होनी चाहिए ऑन बोथ साइड्स, ऑन द पीपल हु आर यूजिंग पीईडीज एंड द पीपल हु आर ट्रीटिंग पीपल हु हैव गॉन थ्रू साइड इफेक्ट्स। अब मैं एक टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि ठीक है, अब ऐसा केस हो गया कि आपको पीईडीज के कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए, प्योरली फ्रॉम एन एथलीट्स पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई भी जो पीईडीज यूज कर रहा है, पहली चीज उसको क्या करनी चाहिए कि भाई साइड इफेक्ट मुझे कुछ लग रहा है, हो रहा है मेरे साथ, कुछ शायद खराब है, ऐसी फीलिंग आई दिमाग में, उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए साइड इफेक्ट्स में भी दो टाइप्स है। अगर आपको नॉलेज है और आप गूगल रैट हो, तो वो सब चीजें पढ़ पढ़ के सिर्फ आपके दिमाग में चीजें हैं वो, या एक्चुअल साइड इफेक्ट्स है। सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग मोर ऑन गूगल, गो टू द डॉक्टर, गो टू योर वॉट एवर जनरल प्रैक्टिशनर, एमडी मेडिसिन, आपका जो भी डॉक्टर हो जो आपके साथ थोड़ा बहुत तो ठीक हो, उसके पास जाओ, उसके सामने जाके बैठो, ही इज द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू वेल। राइट। दूसरी बात, अगर कोई सिम्टम्स है, जैसे इन माय केस, मेरा जब कार्डियोमायोपैथी डिटेक्ट हुआ था, मुझे लेफ्ट शोल्डर में पेन था, बट ट्रस्ट मी दैट पेन वाज नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट इश्यूज, इट वाज बिकॉज ऑफ माय वीक रोटेटर कफ। इवन लेकिन उसके वजह से इमीडिएटली आई वेंट टू कार्डियोलॉजिस्ट, 2D इको करवाया, इजेक्शन फ्रैक्शन लो आया। सो मैंने सिम्टम्स, भले वो फॉल्स सिम्टम थे, लेकिन मैंने डिले नहीं किया। करेक्ट। उसके वजह से, और मुझे थोड़ा हेवी ब्रीदिंग फील हो रहा था, मेरा माय बीपी वाज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 145 160 ऐसे हो रहा था सिस्टोलिक उस समय। सो सो इमीडिएटली मैंने जाके वो चीज दिखाई। सो आपको डॉक्टर के अलावा दूसरा कोई चीज है, मेरे को नहीं लगता कि साइड इफेक्ट्स अगर, और सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर एक्ने, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है जो लोग दबा के रखते हैं, राइट। सो इसके बारे में आप जाके ओपनली बात करो। राइट। सो मतलब ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए इंसान के दिमाग में, लाइक कि पहली चीज़ डॉक्टर के पास जाओ, सेकंड चीज़ एक प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए क्या जब एक बंदा पीईडीज यूज़ कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बंदे के ऊपर कि ही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्स ऑल्सो इनिशियली जब वो यूज़ करे, बिफोर ही हैज़ यूज, लाइक फर्स्ट टाइम पीईडी को यूज़ कर रहा है, यू नो, उस बंदे को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्या उसकी मेंटल सिचुएशन रहनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हो? नहीं, अभी आप प्रिपेयर्ड बोल रहे हैं तो उसमें दो टाइप्स है, माइल्ड साइड इफेक्ट्स एंड सीवियर साइड इफेक्ट्स। राइट। नहीं, माइल्ड साइड इफेक्ट्स, या आई एम यू आर टॉकिंग अबाउट माइल्ड साइड इफेक्ट्स लाइक एक्ने, हेयर लॉस, और इफ फीमेल एथलीट्स है तो वॉइस डिपनिंग है, या फिर बाकी ये। सो इन सब चीजें के लिए तो आपको प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा। मतलब वो आपका माइंडसेट होना ही चाहिए कि एवरीवन रिएक्ट्स डिफरेंटली,
करेक्ट। राइट? अगर आपके सपोज आपका एंड्रोजन स्काल्प रिसेप्टर सेंसिटिविटी ज्यादा है जी स्काल्प में, जी तो आप स्टीरॉइड्स लो, आपको इमीडिएटली हेयर लॉस आपका एग्रीवेट हो जाएगा, जी राइट? अगर है ही नहीं, तो आप, मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ कि उनको कभी हुआ ही नहीं है, 20 साल स्टीरॉइड ले रहे, कभी बाल नहीं गए। अभी आप बॉडी बिल्डर एंटी ईस्ट्रोजन चलाते हैं, जी। टोमैक्सिफेन चलाते, एरोमेट मतलब जो एरोमेटिज सर्म्स की इनहिबिटर्स। तरह, जी एरोमेटेज इनहिबिटर्स एंड सर्म्स, दो टाइप के एंटी ईस्ट्रोजन चलते हैं, जी राइट? मैंने ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे पिछले 20 साल में, उस बंदे ने एक एंटी ईस्ट्रोजन नहीं खाई है, उसे कभी जिंदगी में गायनेकोमास्टिया नहीं हुआ, और इंडिया के टॉप 3 बॉडी बिल्डर में से एक है अभी भी, वाह। बिकॉज वहां के उसके रिसेप्टर्स ही उतने एक्टिव नहीं है, या फिर एरोमेटेज एंजाइम की एक्टिविटी ही नहीं है उसमें उतनी, जी राइट? दूसरी बात, रूट कॉज पता होना चाहिए आपको, और उसके लिए नॉलेज जरूरी है। आप सिर्फ एंटी ईस्ट्रोजन खा रहे हो, जी राइट? एंटी ईस्ट्रोजन खा के लेकिन आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से आपका लीवर एंजाइम्स जो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कराते हैं, वो हाइपर एक्टिव है, उसके वजह से आपका ईस्ट्रोजन कन्वर्जन ज्यादा है। जी तो लीवर के ऊपर काम करना चाहिए नहीं, मैं मुझे पहले, और उसके बाद एंटी ईस्ट्रोजन के बारे में सोचूं या नहीं, या फिर एंटी ईस्ट्रोजन में भी टाइप्स है, नेचुरल एंटी ईस्ट्रोजन भी आते हैं, वो सप्रेस कर सकते हैं क्या, या फिर कौन सा सेफ होगा, ये पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। सो ये आइदर, मेरे को ना मतलब आप बोलोगे प्रेप कोच, मैं अपने तरीके से देखता हूँ प्रेप कोच के बारे में, तो इंडिया में देयर आर वेरी फ्यू प्रेप कोचेस हु नो ऑल दिस थिंग्स, मैं बीच में, आई डोंट वांट टू गो टू दैट नेगेटिविटी अगेन, बट वेल नोन कोचेस, एनपीसी वेल नोन कोचेस बोल रहे हैं, उनको एक बंदा बोल रहा है, आप पूछो, आस्क मी क्वेश्चन में, सर आई हैव अ गायनेकोमास्टिया, उसका आंसर था गो टू गायनेकोलॉजिस्ट। गायनो गायनो, ये मैच किया उस बंदे ने। एंड ऑन दैट व्हेन पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दिस, ही वाज लाइक, ये तो मेरा सरकाजम था। सो इस लेवल पे, ये कोचेस क्यों बड़े हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे आर लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजर्स। आप डिसाइड करो, आपको ऑर्गेनाइजर्स के लिंक्ड होके होने वाला कोच चाहिए, अब क्यों आपको इंटरनेशनल स्टेज पे जाना है, आपको इतना साल ज्यादा जीना है, आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं आई एम द वन, मैं तो गाइड ही नहीं कर रहा हूँ, अब फिलहाल मेरे स्लॉट्स भी फुल है, और मेरे को बाकी की चीजों से टाइम नहीं मिल रहा है, दिस इज द रीजन। तो आप कोच, ऐसा इंटरनेशनल कोच को पैसा दो, चलेगा, लेकिन इंडिया में मैं कहता हूँ गिने चुने कोचेस है जो आपको आगे तक लेके जा सकते हैं। जो भी एथलीट्स इंडिया में आगे आ रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कोचेस, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स। यू थिंक अगर इंडिया में बेहतर कोचेस होते तो हम अभी तक ओलंपियास। बहुत आगे निकल जाते, बहुत आगे निकल जाते हैं। और आप मेरे को मैं आपको एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन देता हूं, आपको कुछ चीजें आप बिना बोले भी आप लिंक कर पाओगे, राइट? प्रो कार्ड का तो चक्कर अभी चल रहा है, और एक टिपिकल स्टेट बोलो या एक लोगों का ग्रुप है, उनमें से लोग आगे जा रहे हैं, राइट? इसके पहले किसका डोमिनेंस था बॉडी बिल्डिंग में? किनका डोमिनेंस था? नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, राइट साउथ इंडियंस का, बिकॉज देयर जेनेटिक्स आर गुड। साउथ इंडियंस जो मुरली प्रसाद कुमार, ये जैसे ये उस मतलब आज के डेट में डेल्टा दिलीप छोड़ के कौन सा साउथ का बॉडी बिल्डर है जिसका मेरे को जो जिसे आगे जाने दे रहे? आई एम नॉट फ्रॉम साउथ, आई एम नॉट फ्रॉम साउथ, महाराष्ट्र इज नॉट, ऑल्दो नॉर्थ इंडियंस काउंट महाराष्ट्र एज ए साउथ, बट महाराष्ट्र इज टोटली डिफरेंट। महाराष्ट्र बोल सकते हो बीच में हो, बीच में, हाँ, मतलब मोस्ट सेक्युलर और स्टेट है जहां पे कौन कहां से आया इससे मैटर नहीं करता महाराष्ट्र में। खास करके मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में मैंने ना रिलीजन, कास्ट या कौन सा स्टेट का बंदा, ये मुंबई में नहीं देखते हम लोग, राइट? सो लेकिन ये आज के डेट में ऐसा क्यों हो रहा है कि जेनेटिक्स जिनके है वो, आप देखो ना, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? या फिर जो आगे आ रहे हैं, जो वो कोचेस के वजह से नहीं आ रहे, वो बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस या फिर उनके जेनेटिक्स, इसी वजह से है। बट इससे ज्यादा पोटेंशियल है, ये जो जेनेटिक्स है कुछ भी नहीं। यू शुड गो टू साउथ एंड सी दोज गाइज, मतलब अनबिलीवेबल जेनेटिक्स साउथ के, मैंने देखा है। मैं सतीश शुगर क्लासिक में जाके खड़ा रहा हूँ, 3-4 कंपटीशन मैंने देखे। डू यू थिंक
उन लोगों को एक साउथ में जो compete कर रहे हैं, राइटली आपने बोला, फिलहाल तो सीन पे डेल्टा, दिलीप और राजा अजीत यही दो मतलब ज़्यादा आगे दिख रहे हैं। बाकी का Raja Ajit, yes, Raja Ajit, या yes, yes. I was talking about Arvind. अरविंद स्वाटिकर, यस, He is genetically gifted guy. या लेकिन हम इंडियंस ने कुछ उसके अगेंस्ट कुछ हुआ, इनजस्टिस हुआ, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रेज किया गया, और इंडियन जजेस ने वो ईगो पे ले लिया। आप सोचो, मैन, इस एथलीट की कोई गलती नहीं है, आई और थिंक ये बात कोई नहीं बोल रहा है। आई एम द वन हु इज टॉकिंग दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज मैं बीइंग एन एथलीट, आई नो क्या फील होता है जब आपके साथ पार्शलिटी होती है। या आई मीन आई कैन सी जब अरविंद की जो साइज है, उसकी जो मतलब वो स्ट्रेंथ है, सिमिलर अगर मैं कंपेयर करूं, देयर वाज मतलब एक एक्स जो बॉडी बिल्डिंग में थे, हिज नेम इज राहुल, राहुल फिटनेस, वेरी नाइस एथलीट, वेरी डाउन टू अर्थ गाय। इसमें ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी एक एडवांटेज थी, साइज उनके पास पहले से एक था, तो वो अब जाके अभी के मेंस फिजिक के कैटेगरी में इजीली फिट हो रहे हैं। हम उनको देख सकते हैं कि वो ओलंपिया स्टेज पे उनकी बैक या जो भी साइज से डोमिनेंट पार्ट्स हैं वो वो जा सकती हैं। सिमिलर हम अरविंद में भी देखते थे, कि लाइक बिकॉज ऑफ हिज साइज एंड ऑल ही कैन बी देयर, और स्पेशली जो आज के ओलंपिया स्टेज पे ऑलरेडी एथलीट्स compete कर रहे हैं, देर आर सम एथलीट जो उससे भी बड़े मेंस फिजिक के अंदर। बट ओवरऑल आई फील कि ये हो सकता है, मे बी दैट ये एक चीज़ है कि जिसकी वजह से जो साउथ में सारे एथलीट्स हैं, शायद उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है इसकी वजह से कि नहीं बाबा, हमें इसमें नहीं compete करना। फिर हमें ऐसे एथलीट्स पता है कहाँ पे दिखते हैं? फिर हमें दिखते हैं थाईलैंड के शोज़ में, फिर हमें यस, दिखते हैं बाहर के कंट्रीज़ के शोज़ में, और वो इंडिया में ही compete नहीं कर रहे। फिर जब वहाँ पे उनको थोड़ी सी ये मिल जाती है, तो फिर जब उनकी फिर वो फेम पॉपुलैरिटी हो जाती है, तब जाके उनको इन शोज़ में सक्सेस मिलनी चालू हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि शोज रिग्ड हैं बाय एनी मींस, हो सकता है, हो भी सकता है, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड जब आप कहते हो कि एक पूरी जब मतलब एक रिप्रेजेंटेशन जब हम नहीं देखते ना एक एरिया की इंडिया में, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट की या साउथ की, तो ऐसा फील होता है कि शायद इनको कोई बात खटकी है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहे ज़्यादा। बट या आई थिंक देखिए जेनेटिक्स के बारे में अगर बात की जाए, ओपनली बात करते हैं, जेनेटिक्स कहाँ के अच्छे। महाराष्ट्र के, बीइंग अ मराठी मैं बोल रहा हूँ, इतने अच्छे नहीं है जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के। कोल्हापुर टाइप का जो रीजन है वहां पे ठीक है, जहाँ पे मतलब पहले से कुश्ती ये सब चलता है, जी, लेकिन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र बोलो तो नहीं। बट यस, पंजाबीज देयर जेनेटिक्स आर वेरी गुड, बट साउथ इंडियन एंड नॉर्थ ईस्ट, ये टिपिकल आइडियल जेनेटिक्स जो होते हैं ना, जिनके बाय बर्थ काफ मतलब इतने बड़े बेलीज, लॉन्ग मसल बेलीज, जो फिर ट्राइसेप बेसेप, जो अलग से स्किन क्वालिटी देख लो नॉर्थ ईस्ट के बंदों की। सो ये जेनेटिक्स मुझे लगता है इनमें जो अभी रॉबी, ये नेवी के जो बॉडी बिल्डर्स है, मैं जी, उनका नाम सही से रॉबी रॉबी नाम है उनका, राइट? मैं उनका यहाँ उनके पे डाल जेनेटिक्स देता देख हूँ। लो। जी, हाँ, सो फिर नेवी के काफी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके जेनेटिक्स देख लो। व्हाई दे आर नॉट कम्पीटिंग, व्हाई कांट दे गेट अ प्रो कार्ड? इसका भी तो थोड़ा कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजर्स और एसोसिएशन और एनीथिंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उनको गाइड करने वाला बंदा सही से चाहिए। राइट, और उस गाइड करने वाले बंदे के लिए ना, बॉडी बिल्डर्स ने भी अपना ईगो छोड़ना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन गाइज, महाराष्ट्र का बिगेस्ट बॉडी बिल्डर ऑन स्टेज मेरे सामने आके बैठा हुआ है, सर 165 ब्लड प्रेशर तो मेरे डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है। मैं बोला भाई नॉर्मल है, मैं क्या बोलूं, मैं छोटा बंदा हूँ, मैं छोटा डॉक्टर हूँ यार, मैं मेरी औकात कहाँ तुम जैसे को ट्रेन करने की। मैंने बोला चलो ठीक है फिर। सर बोला मेरा तो 190 195 रहता था पहले, अभी 165 हो गया। बोला ठीक है। सो ये बॉडी बिल्डर्स का भी कुएं का मेंढक बन के मत रहो, बाहर की दुनिया देख लो अगर आपको आगे जाना है। राइट, वेरी राइटली सेड भाई। अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, हमारे वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड, दो चार टॉपिक्स है जो कवर करने। एक ये था कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भाई, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली टॉकिंग अ लॉट अबाउट पीईडीज, अ लॉट अबाउट ये स्पोर्ट में कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक हद तक कि आपके पास सही नॉलेज हो और आप सही तरीके से यूज़ करो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे आपके क्या थॉट्स हैं? आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या होते हैं जब आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सुनते हो? आज की डेट में कैसे कंडक्ट हो रहे हैं? और इसी के साथ साथ जो बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं जो पीईडीज यूज़ नहीं करते,
उनके लिए कौन से कैसे टूल्स वो यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करने के लिए, वो किस हिसाब से चलती हैं, इनकी पोटेंसी वैलिडिटी आपको क्या लगती है एज अ बॉडी बिल्डर योरसेल्फ, एक्स बॉडी बिल्डर? आई वुड लाइक टू से मे बी, या मे बी आप फ्यूचर में compete भी करोगे, who knows, बट मैं right now I would like to explain that I'd like to declare, in fact I have already declared कि मैं खुद natural transformation कर रहा हूँ. Why? Because I want to tell people that bodybuilders are not only because of PEDs. yeah, Right? That is the main reason. Maybe I won't compete, but मैं एक physique रख के मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और then I will challenge everyone. आप अब आ जाओ, आपको कॉल आउट करने की आदत है ना, मैं आई एम रेडी टू गिव ईच एंड एवरी ब्लड टेस्ट. बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया में इनके पास उतने टूल्स है ही नहीं कि बॉडी बिल्डर का आप ड्रग टेस्ट ले लो. राइट? इतनी फैसिलिटीज है ही नहीं कि आप बॉडी बिल्डर, वाडा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो देन ओके, लेकिन वाडा उसी गेम को सपोर्ट करता है, वाडा या इंडिया में नाडा, राइट, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं, जो गेम्स ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है. राइट? और फिर अगर आप बोल रहे हो कि हम करा रहे हैं, तो यार वही चल रहा है. मेरे पास काफी सारे एथलीट्स है, इंस्टा पे स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए, सर हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट, ऐसा कोई तो ड्रग बताओ जो टेस्ट में ना आए. तो जो मैंने तो मना कर दिया, वो किसी और के पास नहीं गए होंगे, और मैंने उनमें से 2 बंदों को जीतते हुए भी देखा हुआ. भाईजान, सो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज मतलब आप खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए बताओ लोगों को कि मैं नेचुरल हूं, या लेकिन ऑन स्टेज जब आप जाके जीतते हो, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो जीत रहा है उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट 100% क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि दैट गाय इज 100% नेचुरल. राइट, ये तो एक लोगों का जो ग्रुप है नेचुरल जो बोल रहे हैं, उनको साइड में लेके इस ग्रुप को मोनेटाइज कैसे किया जाए, इस ग्रुप के थ्रू एक नया रास्ता पैसे कमाने का कैसा निकाला जाए. सो इसके लिए चल रहा है. अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग विदाउट स्टीरॉइड्स इज नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट अगर रियलिस्टिकली बात करो, आप कैलोरी डेफिसिट पे हो, आप ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका मतलब इन दैट केस ऑल्सो योर टेस्टोस्टेरोन विल गो बियॉन्ड नॉर्मल लेवल. आप पहले चेक करो और बाद में चेक करो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. आपका योर T4 to T3 कन्वर्जन विल गेट अफेक्टेड. जी, राइट? सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, क्या लगता है आपको उनका टेस्टोस्टेरोन हाई है इसलिए नेचुरल बॉडी बिल्डर्स है क्या? नो, दे आर जेनेटिकली गिफ्टेड. उनके मायोस्टैटिन्स के अलग पाथवेज है, जो उनके एंड्रोजन रिसेप्टर्स के. मेन चीज मेटाबॉलिज्म, आपका जीआईटी कैसे काम कर रहा है, वो उनका सही से काम कर रहा है, जेनेटिकली काम कर रहा होगा, या उन्होंने अच्छा लाइफस्टाइल रखा हुआ. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू रिटेन और गेन मोर मसल. डू यू थिंक नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को एक एडवांटेज है कि जब वो पीईडीज पे अगर स्विच करना चाहें तो उनके कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट्स दिखेंगे पीईडीज पे? यस, बिकॉज मैं 2008-9 में मैं 2 वीडियोस बहुत ज्यादा देखता था. जब यूट्यूब नहीं, गूगल प्ले चल रहा था, यूट्यूब नया नया आया था तभी. तब यूट्यूब पे नया वीडियो आया था, एक काइग्रिन का वो डटी डायना वाला जो म्यूजिक पोजिंग है वो 2009-10 में, और दूसरा शॉन क्लोरिडा का एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो का एक म्यूजिक पोजिंग है उनका, वो देखना, अभी रिसेंटली उन्होंने डाला है वो. सो अभी भी मेरे पुराने लैपटॉप में वैसे ही सेव्ड है. सो मैं आपने उनकी इंप्रूवमेंट देखी है, शॉन क्लोरिडा जो नेचुरल से जब एनहांस थे, वो देखो, वो बेनिफिट हमेशा आपको रहेगा कि नेचुरल्स जब पीछे से आएंगे तो वो बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे. इसी के साथ साथ मूविंग टुवर्ड्स द एंड, 2-4 बस टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ. आप जेनेटिक्स हमने एक हद तक हमने कवर किया. मैं इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी, फूड और रिकवरी, ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए. क्यों? हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी के लिए एक एडवांटेज है. वाई वुड आई से दैट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से बोलता हूँ, मैं एक अलग कंट्री में पैदा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ, ठीक है, मिडल ईस्ट में था मैं अपने बचपन के लिए. फिर जब भी मैं यहाँ पे आता था ना वेकेशन के लिए, ये हमें पता होता था कि पहले 5 दिन में भाई उल्टी खांसी सब पूरे चीज़ें होने वाले.
तो प्रिपेयर्ड रहते थे हम लोग कि भाई बाहर का खाना, और फिर बिस्लरी के बॉटल्स हम मंगा के रखते थे, देन हमें रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं ये भी तो जिंदा है, इनको क्यों नहीं होता ये सब, टेरिटरी। फिर हमें दिखा कि एक तरीके से ये डिसएडवांटेज है कि एनवायरनमेंट में इट्स कंपैरेटिवली नॉट क्लीन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन उसी चीज की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी एक तरीके से स्ट्रांग हो जाती है। इम्यूनिटी का स्ट्रांग रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्पोर्ट में, बॉडी बिल्डिंग में? आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है या थॉट्स है, आप इस पे शेयर कीजिए। देखिए, इम्यूनिटी अगर आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हो तो काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि आप जब बाहर से कोई चीज लेते हो तो बॉडी इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। करेक्ट। बॉडी एज अ क्या कहते हो, एज अ पैथोजन आप बोल सकते हो, ऐसी कोई चीज की जो नेचुरल नहीं है वैसे ही इसे रिकॉग्नाइज करती है, उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। सो आपका हिस्टामिन सिक्रेशन ज्यादा रहता है बॉडी बिल्डर्स में। सो जीआईटी अपसेट हुआ मतलब डायरिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, खास करके साइनस इश्यूज, ये बॉडी बिल्डर्स में आपको मैक्सिमम दिखते हैं। सो इसके बारे में अगर आप जेनेटिकली गिफ्टेड हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपको ये मतलब कुछ चीजें हैं जो जिनसे आप ये चीजें रोक सकते हो। जैसे कि सिंपल चीज है, मैग्नीशियम का इंटेक अगर हाई होना चाहिए बॉडी बिल्डर का। नोबडी नोज अबाउट दिस, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। इट शुड बी मोर देन 1000 mg पर डे। सो मैग्नीशियम का और आपका हिस्टामिन टॉलरेंस का या बाकी चीजों का क्या कनेक्शन है वो आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो जैसे आपको काफी बार पेट के प्रॉब्लम्स आते हैं बॉडी बिल्डर्स में। उसका रीजन क्या है कि ओल्ड स्कूल थॉट्स जो है, मैं ओल्ड स्कूल भी नहीं बोलूंगा, ओल्ड स्कूल तो तब भी अच्छा था। अर्नोल्ड ने लिख के रखा था कि 90 मिनट्स बिफोर वर्कआउट मत खाओ। लेकिन मैंने इंडिया में देखा है, खास करके मुंबई में, बॉडी बिल्डर जिम के बाहर ना केले का ठेला और इडली वाले का ठेला लगाने को बोलते हैं। जो प्रोफेशनल हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स के जिम्स होते हैं ना, हम इडली खाएंगे, आलू खाएंगे, अंडा खाएंगे और इमीडिएटली जाके वर्कआउट करेंगे। सो ये जो स्ट्रेस आपके जीआईटी पे आप डाल रहे हो एक तरीके से, सो इसके वजह से आप लीवर के ऊपर फिर लोड बढ़ता है, फिर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन होता है आपको, फिर आपके जो गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हो आप, बॉडी वो सही से सिक्रेट नहीं कर पा रही है, एंजाइम सही से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, फिर उसकी आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है। ये सारे पाथवेज है जी। कैलोरी ज्यादा खाना मतलब कितना खाना है, आपका मेटाबॉलिज्म देखो, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी देखो, आपका थायराइड फंक्शन देखो, उसके ऊपर से डिसाइड करो आपको कितनी कैलोरीज खानी है। बाहर का रॉनी का 5000 कैलोरीज का डाइट, तो ये 60-70 केजी वाला बंदा बोलता है मैं 5000 वाला डाइट खाऊंगा, नहीं चलेगा ना ऐसे। उसका मेटाबॉलिज्म देखो। अभी रॉली रिंकलर का आपने अगर बायोग्राफी पढ़ी होगी या उसके बारे में पढ़ा होगा, जो बंदा 2 केजी आइसक्रीम एक समय पचा सकता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा सोचो आप। राइट। सो ये सारी चीजें आपको, इम्यूनिटी की अगर बात हो रही है तो दैट इज समथिंग इंटरनल, और जो आपको आपने संभाली है तो अलग बात है, लेकिन आपने अगर खराब कर ली है तो देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फूड? बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास वो फैंसी फूड्स नहीं होते जो बाहर के लोग खाते हैं। एज अ कोच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फूड? हमारे पास एडवांटेज है या हमारे पास डिसएडवांटेज है? ये क्या है, ये माजरा क्या है? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। हमारा फूड क्या है? राइस, बाजरा, ज्वार, गेहूं बाद में आया, चलो राइट। तो हमने बाहर के लोगों को देख के बॉडी बिल्डर्स ने सबसे पहले खाना क्या स्टार्ट किया होगा? राइस, चिकन एंड राइस, ओट्स। सबसे पहले ओट्स से इंप्रेस हुए। राइट। अभी कितने बॉडी बिल्डर्स को पता है कि यार जो आप नॉर्मल ओट्स खा रहे हो वो ग्लूटेन फ्री नहीं है, ग्लूटेन फ्री ओट्स अलग से आते हैं। करेक्ट। तो ये पता ही नहीं लोगों को। ओट्स की मतलब बाहर के लोग खा रहे हैं, उसलिए हम भी ओट्स दबा के खाओ सुबह शाम दोपहर। उसके वजह से अगर हिस्ट्री निकाल के देखो आप, तो ओट्स के वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं ग्लूटेन फ्री ओट्स होते हैं। ग्लूटेन का परसेंटेज कितना जाना चाहिए बॉडी में, प्रॉब्लम्स। करेक्ट। सो राइस सिंपल चीज है जो इंडिया में पहले से लोग खा रहे हैं, आप उसे कार्ब करके यूज करो, आलू खा लो, ये खा लो। बाकी इतने फैंसी चीजें, ब्रेड्स, ओट्स, वो बाहर के लोग खा रहे हैं, उसे देख के अगर आप खाओगे तो फूड क्वालिटी, यस,
पेस्टिसाइड्स, इन सब ये चीजें तो मैटर करती है, बट मुझे नहीं लगता कि चिकन, अभी बीच में बोल रहे थे कि ऑक्सीजन जिम का टर्की अलग आता है, रूमर था, इट वाज रूमर ओनली, राइट? सो ये नहीं था, ये नहीं बोल रहे कि ऑक्सीजन जिम में जो बंदा वर्कआउट कर रहा था वहां पे, उनको सोशल मीडिया यूज करने के लिए अलाउ नहीं था, मोबाइल नहीं दे रहे थे, कंपलसरी 10 से 12 घंटे का नींद कंपलसरी था, आके देखते कि बंदा सो रहा है कि नहीं, वाह। बाहर के दुनिया से कनेक्ट, ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं है, बस देखते उनका चिकन अच्छा है, ये कोई तो ब्लॉग, ऑनलाइन ब्लॉग्स में कहीं तो पढ़ते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो में सुनते हैं चिकन इज डिफरेंट, टर्की इज डिफरेंट वहां पे, तो ये भी वही बिलीव करना स्टार्ट कर। सो फूड क्वालिटी आप बोल सकते हो, इनफैक्ट अपना खाना सस्ता है, ये अपने लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, पीईडीज खाना हर एक चीज सस्ती है इंडिया में, बॉडी बिल्डिंग इंडिया से ज्यादा कहीं पे भी सस्ती नहीं है, मैं कहूंगा। वाह। अभी और काफी सारे बॉडी बिल्डर्स है जो गोवा में आके रह रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इनफैक्ट these guys they were asking me कि how's Goa, we want to come and get settled down there, कि गोवा में हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, पीडीज इजीली एक्सेसिबल है इंडिया में, क्लाइमेट भी अच्छा है, सस्ता है इंडिया। राइट। डैम। सो बस इंडिया में कमी अगर कुछ है, इनफैक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी तो सस्ती है। करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेरे बॉडी बिल्डिंग प्लानिंग कोर्स में मैं बताता हूँ, इंडिया में आज तक बॉडी बिल्डर्स को हेल्थ इंश्योरेंस से मना नहीं कर रहे हैं। इतने राइट। सारे लोग हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं निकाल रहे। मैं बोलता हूँ अगर बेवकूफ नहीं हो तो निकाल लो। रिसेंटली मैंने एक बॉडी बिल्डिंग प्लानिंग का कोर्स किया था, पता है, ऑनलाइन, इट वाज अ ऑनलाइन कोर्स, कुछ नहीं था, 2-3 घंटे का कोर्स था, बट आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर करियर, हाउ टू अरेंज मनी फॉर दिस, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस, आपका फैमिली लाइफ कैसा होना चाहिए बॉडी बिल्डर्स का, हाउ टू मेंटेन योर रिलेशंस विथ योर किड्स, पेरेंट्स, वाइफ, एज अ बॉडी बिल्डर, क्योंकि वो चीजें भी ज्यादा मैटर करती है आपके स्पोर्ट को आगे लेके जाने के लिए। इफ यू डेफिनेटली। आर नॉट मेंटली स्टेबल फ्रॉम हियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। डेफिनेटली। प्रशांत सर, आज आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। डेफिनेटली ये कॉन्वर्जेसन मतलब काफ़ी नहीं है आपके नॉलेज के डेप्थ को छूने के लिए, लेकिन जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, ये तो आपसे सुनना ही चाहते थे। आगे वाले आने वाले पॉडकास्ट में भी हम चाहता हूँ कि आप वापस आएँ, हम थोड़े सिलेक्ट टॉपिक्स पे डीपली बात करें, लेकिन एक जो सरफेस लेवल नॉलेज हमने टच की बहुत सारे टॉपिक्स पे, आई बिलीव आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की हमारे लिसनर्स के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए मैंने भी बहुत सीखा। आई होप No, आप। even I have enjoyed talking to you because you have that पेशेंस, दोज पेशेंस, मैं कह सकता हूँ कि सामने वाले को सुन के लो। और आई डिडंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड आल्सो व्हेन यू आस्क्ड मी फॉर दिस इंटरव्यू, बट आप मैं आई कैन गिव यू इन राइटिंग विद इन नेक्स्ट 2 years योर चैनल, और यू आई हैव नॉट सेड दिस टू एनीवन, लेकिन आपका जो तरीका है बात करने का, नॉलेज, सामने वाले से बातें जानने का, वो बहुत ही इंप्रेसिव लगा मुझे, और आपका चैनल बहुत ही आगे ग्रो करेगा, दिस आई कैन गिव यू इन राइटिंग। थैंक यू सो द मच वे डॉक्टर। यू आर टॉकिंग टू पीपल इज वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मीन्स अ लॉट। हमारा यही एम होता है कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी कुछ वैल्यू लगे, एक एक जगह लगे जहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, एक अच्छी जगह पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अदर देन दैट, जाते जाते आप कुछ बोलना चाहोगे? आपके कुछ कोर्सेज हैं या आप किसी चीज़ के साथ एफिलिएटेड हो, प्लीज़ फील फ्री उसके बारे में थोड़ा बात करने के लिए। Right now, we have this peak week course on 12th of March in Mumbai. हमारे एनाबॉलिक्स के तो कंटिन्यूसली बैचेस चलते हैं, ऑल ओवर इंडिया से डिमांड है। बैंगलोर, दिल्ली, वी आर नॉट एबल टू मैनेज बिकॉज ऑफ आवर फिक्स एंड बिजी शेड्यूल। सो ये चीजें चलती रहेगी, लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं कि मेरे कोर्स में एनरोल करो और आई एम द बेस्ट, आई एम द वन। मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग में आगे जाना चाहते हो, सेफ रहना चाहते हो, तो खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो दुनिया कर रही है वो मत करो। राइट। यही मैं कहूँगा। ब्यूटिफुली सेड गाइस। जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा, चाहे आप स्पॉटिफाई या हमारे एप्पल पॉडकास्ट के ऑडियो पे सुन रहे हो या यूट्यूब के वीडियोस पे सुन रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स देखे सारे। डॉक्टर प्रशांत के जो भी इंस्टाग्राम हैंडल्स है या जो भी कनेक्शंस है, आप उनके पास जाके वो भी देख सकते हो। हमारे जो भी लिंक्स है, सोशल्स है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आगे बढ़ना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1000 फॉलोअर्स। हम जस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पे हिट हुए थे, सो यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो गाइज, Thank you. thank Thank you you. so much, Thank you, Mirza. Mirza. Thanks a lot. Yes. Take care, and until next time, Yeah. tata, bye bye, shab bakhair. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wings.